गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम मैथ के स्टार्टिंग नंबर सिस्टम से बात करेंगे और मैं आपके पास मैथ की कंटिन्यू क्लास लाऊंगा जिससे आप मैथ की एक अच्छी लेवल पे तैयारी कर सकें और अपने कंपटीशन को निकाल पाएँ। आज मैं इसका शुरुआती चैप्टर नंबर सिस्टम पे बात करूंगा। ठीक है, देखिए नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को जानने होंगे कि इसके अंदर कुछ बेसिक डेफिनेशंस होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या क्या होती? ठीक है, ऑल डिजिट इज नेचुरल नंबर एक्सेप्ट जीरो। अगर हम जीरो को इंक्लूड नहीं करते तो सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृत कह सकते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या, कई बच्चे पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या को एक ही चीज मानते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, पूर्ण संख्या में जीरो से इंक्लूड होता है। जीरो, एक, दो, तीन, यहां पर जीरो नहीं होता है तो पूर्ण संख्या में जीरो होता है। ठीक, पूर्णांक, पूर्णांक दो प्रकार के हो सकते हैं, एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक। इसे पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, इसे नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। ठीक, अगर हम लोग इसे कहें तो जीरो से जो आगे चलता है वो पॉजिटिव है और जीरो से जो पहले आता है वो नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पर हमारे जो हम इधर की ओर बढ़ रहे हैं तो नेगेटिव इंटीजर और इधर की ओर बढ़ रहे हैं तो हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स की ओर बढ़ रहे हैं। कई बार जैसे आप लोगों से अगर पूछा जाए कि भाई 4.3 में पूर्णांक क्या है, क्या है, तो क्या बताएंगे आप? देखिए, इसमें 4 परफेक्ट वैल्यू, पूर्णांक यानी प्रॉपर, तो यहां पर 4.3 आपका में 4 पूर्णांक है। इसका आंसर क्या आना चाहिए? 4। लेकिन अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि 4.7 का नजदीकी पूर्णांक बताएं, क्या होगा इसका नजदीक पूर्णांक? 4.7 का नजदीक पूर्णांक होगा 5। 4.3 का नजदीकी पूर्णांक जो था वो था 4, बट 4.7 का नजदीकी पूर्णांक क्या होगा? 5। जहां पर भी पॉइंट के बाद की वैल्यू आपकी 5 से ज़्यादा हो जाएगी वहां पे नेक्स्ट पूर्णांक वैल्यू काउंट करी जाती है। इस तरह के सवाल आपके जैसे सी टेट, यूपी टेट के एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं। कॉमन एसएससी वगैरह में तो नहीं, बट जो सी टेट, यूपी टेट होते हैं उसमें बेसिक्स मैथ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो वहाँ पर इस तरह के सवाल होते हैं। चलिए एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। समअंक, समअंक आप जानते हैं, जो अंक 2 से विभाजित हो जाएं वह अंक सम होते हैं और जो 2 से ना कटें
वो विषम होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7। इसी को आगे बढ़ाते हैं तो एक आता है अभाज्य अंक। सम को अंग्रेजी में इवन बोलते हैं, इन्हें ओड, इन्हें प्राइम बोलते हैं। अभाज्य, अभाज्य का मतलब है जो अंक एक और स्वयं से कटें, उन अंकों को अभाज्य अंक कहते हैं। सबसे छोटा अंक लोएस्ट प्राइम कौन है? तो जो हमारा सबसे छोटा अंक है वो होता है 2। अब कई बार कुछ अभाज्यों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपसे पूछा गया कि 1 से 70 तक अभाज्य अंक बताएं, कितने हैं? 1 से 70 तक अभाज्य अंक कितने हैं? तो या तो हमें काउंट करना पड़ेगा और इसका कोई मेथड भी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। एक फ़ोन नंबर ही मानिए आप इसे, दस अंकों का मोबाइल नंबर होता है। आप इसे एक फ़ोन नंबर मानिए। अब आपसे जैसे 70 तक कहा है तो आप इसमें 7 डिजिट को जोड़ लीजिए। 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17 और 2, 19। 7 डिजिट हो गई हमारी। तो अगर हमसे वो कह रहा है कि 1 से 70 तक अभाज्य अंक कितने, तो हमने कहा जी 19 है। ये हमारे वास्तव में 0 से 10 तक के अंक के बीच के अभाज्य अंक, ये 11 से 20 तक, इस प्रकार ये 100 तक के अभाज्य अंकों के मिड में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 60 से 100 के मध्य कितने अभाज्य अंक हैं, कितने अभाज्य अंक हैं, तो आप निकाल सकते हैं। कितने अभाज्य अंक है? वो 60 के बाद कह रहा तो शुरुआत की 6 डिजिट को छोड़ देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्हें छोड़ देते हैं, लास्ट के गिन लेते हैं। 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8। ठीक है, तो 8 अंक हो गए। कितने हो गए जी? 8 हो गए जी आपके। तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं कि अगर आप CTET के एग्जाम को देखते हैं, CTET के एग्जाम को देखते हैं तो CTET में आप देखिए उसमें एक अंक हर एग्जाम, हर पेपर में है। मेरे हिसाब से कोई एक आध पेपर जा रहा हो तो जा रहा है, बाकी हर पेपर में एक बार सवाल रिपीट सा होता है कि भाई जैसे 100 तक के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? सौ तक के कितने अभाज्य? पेपर में आया है 100 तक के, 200 तक के। ठीक है, अब जैसे अगर मैं कहूँ तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर एक को 100 से काटा जाए तो 100 आ जाता है। 2 × 50 भी 100 हो जाता है भाई। 4 × 25 भी 100 हो जाता है। 5 × 20 भी 100 हो जाता है और 10 × 10 भी 100 हो जाता है। तो यानी 100 को अगर हम लोग चाहें तो इतने प्रकार से 100 प्राप्त कर सकते हैं।
तो अगर हम कहें कि कितने हैं तो देखिए 2 तो 1 हो गए, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है क्योंकि 10 तो सेम हो गया, यानी कि हम लोग करेंगे 2 2 4 2 6 2 8 और 1 कितने हो गए जी 9। तो इसका राइट आंसर है 9। लेकिन ये तो एक 100 की वैल्यू थी, मैंने तोड़ दिया, अब ये होता 1200, तो क्या करते हैं? तो देखिए इसका एक और आसान तरीका है, क्योंकि ये अभाज्य है तो 100 के ऐसे टुकड़े करिए जो अभाज्य हो जाएं, जैसे 25 × 4। और 25 और अभाज्य तो नहीं है, वास्तव में 25 जो है 5 से बना है और 4 जो है 2 से बना है। 5 की पावर भी 2 और 4 की पावर भी 4 भी किसमें बदल सकता है 2 की पावर 2। बस आपको इसकी ट्रिक क्या है, इसमें एक एक जोड़ दीजिए और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 3 और ये भी हो जाएगा 3 और 3 की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 9। इजीली निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया कि भाई 200 तक के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, 200 तक के आपसे पूछ लिया अभाज्य गुणनखंड कितने, 200 तक के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो कुछ आपको करना नहीं है, आप ट्रिक पे जाइए। आपने देखा भाई 25 × 8 बराबर 200 हो जाता है। 25 बनता है 5 की 2 से और 8 होता है 2 की 3 से। इनमें एक एक जोड़ देना है आपको। ये हो गया 3, ये हो गया 4 और 3 की 4 से गुणा करेंगे तो भाई मेरा आंसर आ जाएगा। 3 × 4 कितना होता है 12। तो आई थिंक आप लोग इस तरह के सवाल को सॉल्व कर लेंगे। चलिए, उम्मीद है इससे आपको फायदा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ आपको अगली क्लास में मिलेंगे। गुड डे स्टूडेंट्स, बने रहिए हमारे साथ।